सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास पाथ ऑफ पैराबोला होता है, ग्राफ होता है जिसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की मोशन हो वो इस तरह हो कि कर्व जो है वो बना हुआ हो। सो वो ग्राफ हमारे पास पैराबोलिक ग्राफ होता है। और पैराबोलिक जो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है वो पैराबोलिक पाथ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बना हुआ है। सो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है इसका ग्राफ जो है वो पैराबोलिक ग्राफ होता है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रॉकेट है, रॉकेट का जो मोशन होगा वो भी हमारे पास जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आएगा, क्योंकि उसका पाथ जो होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। सो वो जो है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरह से जो फुटबॉलर होते हैं, वो जो फुटबॉल को हिट करते हैं, सो जो फुटबॉल की जो मोशन होगी वो भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगी। उसका पाथ भी जो है वो पैराबोलिक पाथ होता है। इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो वो वीडियो जो प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक की हमने बनाई है वो आप लाजमी देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 11 हमारे पास है गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर। सो एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर से भी आता है। गैल्वेनोमीटर का जो क्वेश्चन है वो उसमें आपसे गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन जो है वो आपको दे सकते हैं, उसमें ऑप्शन दे सकते हैं। और इसी तरह से जो गैल्वेनोमीटर है इसकी मॉडिफाइड डिवाइस पूछ सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट जो है वो लिंक्ड जो टॉपिक हैं वो गैल्वेनोमीटर में आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन में आपको बता दें, गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होती है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करती है ये डिवाइस। और इसकी जो क्वांटिटी होती है करंट को मेजर करने की वो बहुत कम होती है, अप टू मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर तक की जो है इसकी रेंज आती है। सो 1 एम्पेयर से नीचे नीचे जो है वो इसकी जो है रेंज आती है। इसी तरह से अगर हमने एम्पेयर में करंट मेजर करना हो 0.5 एम्पेयर, 1 एम्पेयर या इससे ऊपर, फिर हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर की डिवाइस को मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं ये आपको बताते हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि ये एक सेंसिटिव डिवाइस है और इसके जरिए स्मॉल करंट ही मेजर हो सकता है। लार्ज करंट हम इसमें से पास करवाएंगे तो ये डिवाइस खराब हो जाएगी, क्योंकि सेंसिटिव डिवाइस बनाई गई है। ठीक है। सो फिर इस जब हम लार्ज करंट की बात करते हैं तो इसी डिवाइस को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। सो इसका मॉडिफाई वर्जन कौन सा है ये भी सवाल बनता है। द मॉडिफाई वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो आप क्या लिखेंगे, उसमें हमारे पास एम मीटर आ जाता है। एम मीटर जो है वो मॉडिफाई वर्जन है या फिर मॉडिफाइड डिवाइस है गैल्वेनोमीटर की, जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो मेजर कर लेते हैं। सो ये तो स्टूडेंट्स ये नॉर्मली क्वेश्चन हो गए। अब इसी तरह से अगर हमने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना हो एम मीटर के अंदर, तो हम ऐसा क्या करते हैं कि ये डिवाइस जो है वो मॉडिफाई हो जाए, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आपने बताना है कि यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं पैरेलल गैल्वेनोमीटर के। तो फिर ये डिवाइस जो होती है गैल्वेनोमीटर, ये इसका एक मॉडिफाई वर्जन जो है, मॉडिफाइड डिवाइस जो है वो बन जाती है। सो फिर जो है वो गैल्वेनोमीटर जो है वो एम मीटर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हम उसमें मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम हाई रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट करते हैं, लेकिन सीरीज के अंदर, तो फिर वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के सवाल जो है वो गैल्वेनोमीटर जो है गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये आप याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास है बहुत ही अहम सवाल जो कि थर्मोडायनेमिक्स से आता है कि प्रेशर इज कांस्टेंट इज कांस्टेंट इन विच सिस्टम, इन विच प्रोसेस, सॉरी प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट इन विच प्रोसेस। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं बहुत सारे।
लेकिन हम थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 4 प्रोसेस पढ़ते हैं, आइसोबैरिक, आइसोकॉरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। सो प्रेशर किस में कांस्टेंट रहता है ये हमें पता होना चाहिए। पहला जो प्रोसेस है आइसोबैरिक, उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। सो इससे आप याद रखें, आइसो का मतलब सेम और बैरिक ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है सेम प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर चेंज ना हो रहा हो। तो ये इसमें हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक थर्मोडायनेमिक में प्रोसेस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक और सवाल थर्मोडायनेमिक्स का ये बन जाता है कि वर्क डन बाय एक्सपेंशन इन थर्मोडायनेमिक इन thermodynamic process, the work done by expansion। ये सवाल इस तरह बनता है कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उसमें वर्क डन बाय एक्सपेंशन कैसे होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस सवाल में जो एग्जामिनर है वो आपसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की जो वर्क डन की जो है वो सीक्वेंस है वो आपसे पूछ रहा है। समटाइम सवाल में भी इस तरह से दिया हुआ होता है कि जो वर्क डन की सीक्वेंस है वो आप बताएं थर्मोडायनेमिक्स में, तो वो फिर आपने उसके जवाब देने होते हैं, उसमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो वर्क डन पहले तो हम आपको बता दें, एक तो हमारे पास जो 4 प्रोसेस होते हैं, पहला प्रोसेस आइसोबैरिक, दूसरा हमारे पास आइसोकॉरिक, तीसरा है हमारे पास आइसोथर्मल, और चौथा है एडियाबैटिक। ये 4 प्रोसेस हैं। अब इस 4 प्रोसेस के वर्क डन की हमने सीक्वेंस बनानी है। इसमें कितना वर्क डन होता है, इसमें कितना वर्क डन होता है, इसमें कितना होता है, इसमें कितना होता है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हम पढ़ते हैं कि वर्क डन सिस्टम जो है वो वर्क करता है क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर एक्सपेंशन है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वो वर्क डन करेगा। तो उसका वर्क डन कितना होगा, आइसोकॉरिक से ज्यादा होगा या कम होगा, आइसोथर्मल से ज्यादा होगा कम होगा, एडियाबैटिक से ज्यादा होगा कम होगा। ये सीक्वेंस हमें बनानी होती है। तो इस सीक्वेंस को हम बना लेते हैं। तो आइसोबैरिक में हमारे पास जो वर्क डन होता है आइसोबैरिक, ये सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है, तो इसमें वर्क डन मैक्सिमम मिलता है। ये फिर ग्रेटर देन होता है, इसके बाद हमें जो प्रोसेस मिलता है वो आइसोथर्मल होता है। ये वर्क डन आइसोथर्मल, TH मैंने यहाँ पे आइसोथर्मल हाफ लिख दिया है। तो ये वर्क डन आइसोथर्मल आता है, फिर पहला ये आएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह आपको 1 भी लिख देंगे, यहाँ पे 1 दे सकते हैं वो आपको, यहाँ पे 2 दे सकते हैं इसकी जगह। मैं सिर्फ आपको एक जो है वो एक्सप्लेनेशन के तौर पे कंप्लीट बता रहा हूं। इसकी जगह आपको 1 भी दे सकते हैं, इसकी जगह 2 भी दे सकते हैं, या सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको सवाल में पूरी डिटेल वो देंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो आइसोबैरिक हमारे पास सबसे ज्यादा वर्क डन, उसके बाद आइसोथर्मल, फिर उसके बाद हमारे पास जो वर्क डन होता है वो एडियाबैटिक में होता है, एडियाबैटिक। उसके बाद जो वर्क डन होता है वो फिर हमारे पास आइसोकॉरिक में होता है, आइसोकॉरिक। इतना वैसे तो आइसोकॉरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, लेकिन उसमें जो वर्क डन होता है वो इतना कम होता है कि हम ऑलमोस्ट उसको 0 के बराबर ले लेते हैं, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते। समटाइम ऐसा होता है सिर्फ 3 ही आपको प्रोसेस दिए हुए होंगे, वो 3 की वर्क डन सीक्वेंस आपको बतानी होगी कि उसकी सीक्वेंस क्या है।
तो इस तरह से वो प्रोसेस होगा, चौथा नहीं होगा, क्योंकि चौथा जो है वो ऑलमोस्ट जीरो, उसमें जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ऑब्वियसली जो सिस्टम है हमारा वो ना ही एक्सपेंड करेगा, ना ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या कंप्रेस्ड होगा। तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है। ये 1 2 3 के तरह भी आपको दे सकते हैं नंबर्स में, और इस तरह भी देख सकते हैं। ये एक्सपेंशन के लिए है, स्टूडेंट याद रखें। इसी तरह से कंप्रेशन के लिए भी ये बन सकती है। कंप्रेशन के लिए कैसे बनाएंगे? फॉर कंप्रेशन यहाँ लिख देता हूँ, फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन के लिए सिर्फ दो चीजें आपको चेंज करनी है, ठीक है? दो प्रोसेस आपको चेंज करना है, बाकी सेम रहेंगे। आइसोबैरिक प्रोसेस एडियाबैटिक की जगह चला जाएगा, एडियाबैटिक स्टार्ट में आ जाएगा। सो कंप्रेशन प्रोसेस में जब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हैं, कंप्रेशन प्रोसेस में सबसे ज्यादा एडियाबैटिक में वर्क डन होता है। तो वर्क डन यहां पे मैं लिख देता हूं, वर्क डन एडियाबैटिक ग्रेटर देन वर्क डन आइसोथर्मल, सेम रहेगा, ठीक है? अपनी इसकी सीक्वेंस चेंज नहीं होगी, ये सेम रहेगा अपनी जगह पे, आइसोथर्मल और फिर ग्रेटर देन आइसोबैरिक और फिर उसके बाद आइसोकोरिक। ये तो लास्ट में रहेगा, चाहे तो लिखें या चाहे तो ना लिखें, ये सीक्वेंस रहेगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है। सो जो अभी पास्ट पेपर में आया है वो क्वेश्चन इस तरह से, इस सीक्वेंस से आए हैं, एक्सपेंशन के लिए भी और कंप्रेशन के लिए भी, ठीक है स्टूडेंट्स? सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है जो अक्सर जो है एंट्री टेस्ट में पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है? वो बहुत मर्तबा जो है वो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ। तो ये एक सवाल इसका भी बनता है। अब समटाइम क्या होता है, वो ये नहीं देते आपको, वो आपको ये दे देते हैं, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको रिलेट कर देते हैं हीट से। हीट से ही रिलेट है ये, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हीट में कन्वर्ट होगी, जब हमारे पास ये जूल्स लॉ आएगा। सो समटाइम ऐसा होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसको हीट से, हीट और थर्मोडायनेमिक टॉपिक से इसको रिलेट कर देते हैं और वही आंसर लिख देते हैं। तो ये आंसर इसका जो है स्टूडेंट, ये आप याद रखें, जब भी किसी भी वायर में या किसी भी सिस्टम में करंट पास हो रहा हो और उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो, ठीक है? क्योंकि ड्यूरिंग द करंट जो है रेजिस्टेंस की वजह से जो इफेक्ट होता है उसका, वो हीटिंग इफेक्ट आता है वायर में, ठीक है? या फिर जिस अप्लायंस में भी करंट पास हो रहा है उसमें हीटिंग इफेक्ट आता है, वो हीटिंग इफेक्ट जूल्स लॉ है। स्टूडेंट्स वो हीटिंग इफेक्ट जो है वो जूल्स लॉ है, ये आप याद रखें। इसका फॉर्मूला कैसे होगा ये आपको बता देते हैं। देखें, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इसको हम कह रहे हैं कि ये जूल्स लॉ, ये बराबर होगा स्क्वायर ऑफ द करंट रेजिस्टेंस टाइम करंट। ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, याद रखें। इसको फॉर्मूले में हम ऐसे लिखते हैं, W से हम एनर्जी को रिप्रेजेंट कराते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीटिंग इफेक्ट उसमें जो आ रहा है वो एनर्जी बराबर है हमारे पास स्क्वायर ऑफ द करंट रेजिस्टेंस टाइम, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है? जूल्स लॉ का, ये याद रखें, ठीक है? ये अक्सर आ जाता है। इस फॉर्मूले को और हम चेंज कर सकते हैं ओम्स लॉ को यूज करके, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। करंट की जगह लॉ को यूज करते हुए आप V डिवाइडेड बाय जो है वो R पुट कर सकते हैं और फिर फॉर्मूला चेंज हो सकता है। तो फॉर्मूला ये दो तीन तरह से चेंज हो सकता है, लेकिन मेन फॉर्मूला जूल्स लॉ का वो यही है, ठीक है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये आज की क्लास का जो हमने पास्ट पेपर डिस्कस किया है इसमें समझ में आया होगा ये आपको, और इसमें कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में लाजमी शेयर करें, और जो स्पेशली जो कैंडिडेट्स
ये पेपर दे रहे हैं इंजीनियरिंग टेस्ट के, नॉट ओनली म्यूट के, बल्कि जो भी इंजीनियरिंग टेस्ट दे रहे हैं स्टूडेंट्स, बल्कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए भी यूज़फुल है। सम टाइम उनके पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इसको जो है उन तक शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, वीडियो लेक्चर, उसमें हम आपको नए टॉपिक के साथ स्टूडेंट्स हम लेक्चर में आपसे मिलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।